Hello students, today we are going to continue again 14 principles in my part 3 video of chapter number 2 principles of management, and in the last video we covered the following principles. So let me brief you these. First principle is division of work. According to Fowler, work should be divided into small tasks that leads to specialization. काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना है ताकि वर्कर्स के पार्ट पे स्पेशलाइजेशन हो. सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी क्या होता है? राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दी टास्क. सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? मिस यूज ऑफ अथॉरिटी. और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, अथॉरिटी कम होगी, देन द पर्सन बिकम इनइफेक्टिव एंड टास्क विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. थर्ड इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मैंने आपको बताया था, इट इज़ बेसिकली द ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो कमिटमेंट हो रहा है, जो प्रॉमिस हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे के लिए ऑनर करें, फुलफिल करें. फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है? इट्स अवॉइड्स डिवल सबऑर्डिनेशन. यूनिटी ऑफ कमांड अकॉर्डिंग टू फ्यूल एक ही बॉस होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए. एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो सबऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा और ऑर्डर किसी का भी वो फॉलो नहीं कर पाएगा. फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसका मैंने आपको फ्रेज भी बताया था, वन हेड वन प्लान. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? ऑल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव. एक कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन कितने भी हों, यूनिट्स कितने भी हों, बट ऑल शुड बी मूविंग टूवर्ड्स दी सेम ऑब्जेक्टिव. दिस इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इसमें मैंने आपको बताया था दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल जिसे हम पर्सनल इंटरेस्ट बोलते हैं, एक जनरल इंटरेस्ट जो कॉमन इंटरेस्ट होता है. हमें जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो कॉमन इंटरेस्ट को देनी चाहिए, जनरल इंटरेस्ट को. ठीक है, अगर हम जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे, उसे इंपॉर्टेंस देंगे, तो कंपनी ग्रो करेगी. कंपनी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली जो भी कंपनी से जुड़े हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों चाहे वो कस्टमर्स हों, वो सारे ग्रो करेंगे. सेवंथ प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में मैंने आपको बताया था दैट एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हम उन्हें इतनी सैलरी दें कि वो अपना घर चला पाएँ, सो दैट दे मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में होनी चाहिए, कंपनी लॉसेज में सैलरी पे ना करे. राइट. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का फ्रेज मैंने आपको बताया था, जस्ट एंड इक्विटेबल. नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होती हैं? टॉप मैनेजमेंट के पास. और जब डिस्पर्जल हो जाता है अथॉरिटी का अलग अलग लेवल्स पे, दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू फ्यूल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, कोई भी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होगी, सेंट्रलाइज सारा काम टॉप मैनेजमेंट करेगा, सो उसमें क्या हो जाएगा? वो ओवरबर्डन हो जाएगा एंड देयर विल बी डिले इन डिसीजन मेकिंग. और अगर कंपनी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, सारी पावर्स हमने डिस्पर्स कर दी हैं, उस केस में टॉप मैनेजमेंट का रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा. प्रिंसिपल नंबर 9, स्केलर चेन. स्केलर चेन में हमने पढ़ा था फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसको स्केलर चेन बोलते हैं. हमें कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, कोई भी बात करनी है, तो हमें वो चेन फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी पड़ेगी. इसमें हमने गैंग प्लैंक पढ़ा था. गैंग प्लैंक होता है इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकता है, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी ओनली. ठीक है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. बेटा नेम से क्लियर हो रहा है ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर का मीनिंग बिल्कुल अलग है. ऑर्डर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कोई काम दे रहा है, बॉस एम्प्लॉय को कोई काम दे रहा है, दिस इज ऑर्डर. नो, अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर इज अ फिक्स प्लेस ऑफ फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. बेटा सारी चीज़ें और सारे लोग प्रॉपर जगह पे होने चाहिए, एप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए. अगर लोगों की चीज़ों की प्रॉपर प्लेस नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग ढूंढने में. ठीक है, वर्कर्स को अगर टूल्स नहीं मिल रहे, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो वो टाइम वेस्ट करेंगे. टाइम वेस्ट करेंगे तो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, एफिशिएंसी डिक्लाइन होगी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा. ठीक है, जैसे आप स्कूल में देखते हैं चौक कहाँ होती है, अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ होता है, सर कहाँ बैठते हैं या टीचर्स कहाँ होते हैं, ये आपको पता है. अगर आपको एप्रोप्रिएट प्लेस ना पता हो तो आप पूरा टाइम वेस्ट करेंगे, आपका पूरा क्लास जो है वो वेस्ट हो जाएगी. ठीक है,
दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस, और प्लेसेस में इसलिए होने चाहिए ताकि एफिशिएंसी बढ़े, आप जल्दी से काम करें और टाइम वेस्ट ना करें. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 11, दैट इज इक्विटी. इक्विटी प्रिंसिपल फोकस करता है काइंडलीनेस एंड जस्टिस. दिस इज द फ्रेज ऑफ इक्विटी. इक्विटी प्रिंसिपल स्टेट करता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी. हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं. हमें उनका ट्रीटमेंट सेम करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. अगर एम्प्लॉयज़ सेम पोस्ट के लिए 2 एम्प्लॉयज़ अपॉइंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें दोनों का ट्रीटमेंट इक्वल रखना चाहिए. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए. ओके, प्रिंसिपल नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. बेटा यहाँ पे एक टर्म देखेंगे, पर्सोनल, PERSONNEL. इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल. पर्सनल अलग होता है, पर्सोनल अलग है. पर्सोनल मीन्स मैनेजर, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है यहाँ पे, उनकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है. स्टेबिलिटी मीन्स सेम रहना, बार बार चेंजेस ना होना. सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अगर आप कोई एम्प्लॉय एक बार अपॉइंट करते हैं तो कम से कम आप उसे मिनिमम फिक्स टेन्योर दें, मिनिमम टाइम पीरियड दें, ताकि वो अपना रिजल्ट शो कर पाए. आपने उसे अपॉइंट किया, 1 महीने बाद आपको वो पसंद नहीं आया, आपने उसे कंपनी से निकाल दिया, ये गलत है. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मीन्स आप उसे इतना टाइम तो दें कि वो कंपनी में एडजस्ट भी हो जाए और अपना रिजल्ट शो कर पाए. क्योंकि जितनी कम एम्प्लॉय टर्नओवर होगी, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे, जितनी कम एम्प्लॉय टर्नओवर होगी, जितनी कंपनी में स्टेबिलिटी होगी, उसकी इमेज भी अच्छी होगी मार्केट में, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. और अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल नहीं फॉलो करते हैं, उससे क्या होगा, टर्नओवर बढ़ेगा, लोग छोड़ के जाएंगे या तो आप लोगों को निकालेंगे, और एम्प्लॉयज़ के माइंड में हमेशा इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी कि कहीं हमें निकाल ना दें. और दूसरी बात, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, हमें बार बार इंटरव्यूज़ लेने पड़ेंगे, बार बार टेस्ट लेने पड़ेंगे. तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल स्टेट करता है एम्प्लॉय वन सिलेक्टेड शुड बी केप्ट फॉर एटलीस्ट अ मिनिमम फिक्स टेन्योर. आप उसे कुछ टाइम तो दो अपने आप को प्रूव करने का. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 13, इनिशिएटिव. बेटा इनिशिएटिव वर्ड से क्लियर हो रहा है, स्टार्ट करना. आप कुछ भी इनिशिएट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो. इट इज द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन. इस प्रिंसिपल में स्टेट किया है फ्यूल ने, वर्कर शुड बी एनकरेज. वर्कर को आप एनकरेज करो, मोटिवेट करो कि वो अपने प्लान्स खुद बनाए, अपने प्लान्स बनाए, उसमें इंप्रूवमेंट करे, बट दैट शुड बी विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में होने चाहिए. इसको बोलते हैं इनिशिएटिव. क्योंकि वर्कर्स को आप कब तक काम देते रहोगे, कब तक उन्हें फॉलो कराओगे, उनके भी आइडियाज़ होंगे, उनकी भी क्रिएटिविटी होगी, उनका भी टैलेंट होगा, तो वो सामने आएगा. इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कंपनी जो MNCs होती हैं जितनी भी, वो अपनी कंपनी में एक सजेशन सिस्टम रखती हैं. उस सजेशन सिस्टम में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय सजेशन देते हैं, इनिशिएटिव करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, कोई कंपनी के पार्ट पे कोई रूल्स पॉलिसीज़ में चेंज के रिगार्डिंग, कुछ नया अपडेट करने के रिगार्डिंग जो भी सजेशन देगा और जिसका सजेशन कंपनी को अच्छा लगेगा, उस एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिलता है. इससे बेनिफिट कंपनी का भी है. कंपनी के पास लिमिटेड लोग हैं, लेकिन जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, वो सारे, सबका टैलेंट, सबकी क्रिएटिविटी अलग है, तो सब अपने सजेशन देंगे. कोई सजेशन जो कंपनी को अच्छा लगेगा, उसके लिए कंपनी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देगी, ठीक है, और उस सजेशन को इम्प्लीमेंट करेगी. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. इससे वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट लगता है, ठीक है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्पिरिट डी कॉर्प्स. बेटा इस इमेज से ही आपको नजर आ रहा होगा, इस इमेज में देखिए आप, इस इमेज में आपको लग रहा होगा सारे एक साथ हाथ मिला रहे हैं. दिस इज द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, मिल के काम करना. सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, स्पिरिट डी कॉर्प्स स्टेट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशन विद वर्कर्स. बेटा आई हमेशा हम कहते रहते हैं मेरा काम हो गया, मेरे टारगेट पूरे हो गए, मैंने ये कर लिया. ये मैं को रिप्लेस करके हमें वी पे आना है, वी हमने कर लिया, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, मैनेजर को हमेशा स्पिरिट ऑफ यूनिटी बढ़ानी है, हार्मोनी बढ़ानी है, और आई को रिप्लेस करना है अपनी सारी कन्वर्सेशन में से, और वी लेके आना है. आई को रिप्लेस करके वी लेके आना है विद टीम स्पिरिट. इसका भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है.
10 वर्कर्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और 10 वर्कर्स में हर वर्कर को हमने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए दिए हैं। इन केस अगर एक वर्कर बीमार हो जाता है, वो यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो 9 वर्कर्स उसकी हेल्प करेंगे वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का टारगेट 100 यूनिट्स का है, 90 यूनिट्स का नहीं है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कंपनी का टारगेट ही पूरा नहीं होगा तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे, और हमारी वेजेस, हमारी सैलरी भी नहीं मिलेंगी, इंक्रीमेंट उसमें नहीं होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी हेल्प करके वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। आज हमारे बेटा 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आप एक बार सारे गो थ्रू करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।